आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, ठीक। नेटवर्क आर्किटेक्चर की शुरुआत। जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, उस जो नेटवर्किंग है, इसका जो स्टार्टिंग हुआ है 1960 में जो है स्टार्ट हो गया, 1960 के दशक में, ठीक ना। 1960 के दशक में मतलब कि 1960 60 और 70, ठीक ना, इसके बीच में जो है आपका नेटवर्किंग का जो स्टार्टिंग है वो हो चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं आर्पनेट। आर्पनेट क्या है? 1969, ठीक। आर्पनेट जो है 1969 में सबसे पहला नेटवर्क आर्पनेट था, ठीक ना। अब पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, तो आप बताएंगे आर्पनेट था। वो कब आया था? 1969 में आया था, ठीक है, जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? यूएस डिपार्टमेंट के डिफेंस ने जो है इसको बनाया था, आर्पनेट को बनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं समस्या। शुरुआत में हर कंपनी जैसे आईबीएम जो है डीईसी अपना अलग अलग नेटवर्क बनाती थी। आईबीएम का जो है कंप्यूटर सिर्फ आईबीएम से बात करता था, एप्पल का सिर्फ एप्पल से बात करता था। यह ऐसा था जैसे हर देश की अपनी अलग भाषा हो और कोई एक दूसरे को ना समझ सके, ठीक है। मतलब इसमें जो स्टार्टिंग में ये समस्या यही थी कि जैसे मान लीजिए कि आईबीएम वालों ने जो कंप्यूटर बनाया, ठीक ना, या फिर जो नेटवर्क बनाया, उन्होंने जो नेटवर्क बनाया वो क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ आईबीएम का जो बना होता था दूसरा नेटवर्क, उसी से ही जो है ये बात करता था, ठीक है। किसी और से जो है बात करने में सक्षम नहीं था, उससे और किसी और से बात करने में या परमिशन नहीं था या फिर सक्षम नहीं था, आप जो कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। एप्पल वालों का जो है एप्पल से ही जो है कम्युनिकेट करता था, ठीक है। इससे क्या होता था कि जो है एक चीज दूसरे की जो है बातों को समझ भी नहीं पाता था और उसको डिकोड भी नहीं कर पाता था। ये एक जो है इसका ड्रॉबैक था, समस्या थी ये। और जरूरत क्या थी इसमें? देखिए, एक ऐसे यूनिवर्सल मॉडल की जरूरत महसूस हुई जिससे दुनिया का कोई भी कंप्यूटर किसी भी दूसरे कंप्यूटर से बात कर सके, ठीक। मतलब अगर आईबीएम कंपनी का है तो एप्पल से बात कर सके, एप्पल का नेटवर्क है तो जो आईबीएम के नेटवर्क से बात कर सके, वो किसी भी देश के नेटवर्क से जो है आसानी से बात कर सके, ऐसी चीज की जो है नीड पड़ गई, ठीक है। और जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल मॉडल बोलेंगे, ठीक ना। यूनिवर्सल मॉडल का मतलब क्या हो गया? पूरे यूनिवर्स में जो है वो मॉडल जो है अप्लाई किया जा सके, ठीक है। मतलब ये ना रहे कि एक नेटवर्क जो है सिर्फ उसी कैटेगरी के नेटवर्क से बात करेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से जो है यूनिवर्सल मॉडल की जो है नीड हम लोगों को पड़ी। आइए फिर देखते हैं ओएसआई मॉडल, ठीक ना। ओएसआई मॉडल किसने और कब बनाया, ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल आया ओएसआई मॉडल को किसने बनाया, ठीक ना। इसे जो है आईएसओ का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जब आप यूनिवर्सल कोई काम करेंगे, यूनिवर्सल अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो आपको जो है यूनिवर्सल का मतलब क्या है? आपको इंटरनेशनल चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक ना। इंटरनेशनल चीजों को जो है लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि पूरा पूरा विश्व जो है उसमें जो है समाहित होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को जो है पूरे सारे देशों को देखने के लिए जो एक अपने पास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएसओ बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये जो नाम की जो है संस्था ने जो है बनाया, ठीक ना। ये जो आपका था ओएसआई मॉडल, इसको किसने बनाया? आईएसओ ने बनाया। आईएसओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब ये कब बना? इस पर जो है काम 1970 के दशक में, ठीक ना। 1970 का मतलब अगर माना जाए 1970 जो है 80, ठीक ना। ये जो दशक है 1970-80 के बीच का जो टाइम पीरियड है, 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। मतलब कि इधर मान करके चलिए 76 77 78 इनके आसपास में ये शुरू हुआ, लेकिन इसको जो है आधिकारिक तौर पे जो है 1984 में जो है दुनिया के सामने लाया गया था, ठीक है। बात ये कही जा रही है कि 1970 के लास्ट का जो दशक का जो लास्ट के ईयर होते हैं उस समय जो है इसको स्टार्टिंग किया गया, लेकिन जो है 1984 में जो है इसको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया गया। तो आप कह सकते हैं 1984 में जो है ये ओएसआई मॉडल बन करके तैयार हो गया, दुनिया के सामने ये आ गया था, ठीक ना, डायरेक्टली। अब इसका पूरा नाम क्या होता है ओएसआई का? ओएसआई का जो पूरा नाम है वो क्या है? ओ मतलब ओपन हो गया, एस से सिस्टम हो गया, आई से क्या हो गया? इंटर कनेक्शन हो गया, ठीक है। ओएसआई का मतलब क्या हो गया? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन हो गया, ठीक। ये पूछा भी जाता है, तो ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन हो गया, ठीक है, ठीक।
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल हो गया है, ठीक। ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, ठीक। मकसद इसका क्या था? ओपन सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जो किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ बातचीत करने के लिए खुला हो, ठीक है। मतलब ये सिस्टम अगर ए है तो ये सिस्टम भी अगर ए है, यहाँ पे सिस्टम बी है, यहाँ पे सिस्टम सी है, तो ये जो सिस्टम ए है इससे भी बात कर सके, इससे भी बात कर सके, अपने वाले से तो बात करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब ये ओपन होना चाहिए, किसी भी नेटवर्क से जो है बात करने के लिए ये क्या हो, ओपन होना चाहिए, ठीक ना। तो ये जो है क्या था, मकसद था यही। ओपन सिस्टम का मतलब भी यही होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ओएसआई मॉडल क्या है, ठीक। जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है ये पूछा जाता है। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो आपको क्या बताना है भाई, 7 लेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयर होती हैं, ठीक है। डेटा जब एक कंप्यूटर से निकलता है तो ऊपर से नीचे, ठीक ना, ऊपर से नीचे मतलब कि लेवल 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक, से जाता है। मतलब कि अगर आपका जो डेटा है, अगर एक कंप्यूटर से निकल रहा है, जैसे ये आपका कंप्यूटर हो गया, इस कंप्यूटर से अगर आपका डेटा निकल रहा है तो पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे, 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 फिर इस पे आएगा, ठीक ना। ये चीज हो गया आपका डेटा जब निकलता है तब, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जाता है। और जब दूसरे कंप्यूटर पे ये पहुंचता है, जब ये जो है यहां से निकला तो ऐसे गया, जब ये दूसरा कंप्यूटर मान लीजिए यहां पे है, जब ये डेटा यहां पे पहुंचेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक ना। जब यहाँ पे रिसीव करेगा, ये जब रिसीव करेगा तो पहले 1 से करेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जाएगा, ठीक ना। जब ये सेंड करेगा डेटा तो ऊपर से नीचे तक आएगा, 7 से 1 आएगा। जब ये रिसीव कर रहा है तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ ये जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर लेयर 1 से 7 जाता है ये, ठीक। अब आप देखिए जो ओएसआई मॉडल है आपके पास ये कुछ ऐसे है। ये आपके 7 ओएसआई मॉडल हैं। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर मतलब पहला का मतलब ये 7 नंबर है, ये 6 नंबर है, और ये 5 नंबर है आपका, ये जो है 4 नंबर है, और ये आपका जो है 3 नंबर है, ये आपका जो है 2 नंबर है, और ये आपका क्या है 1 नंबर है, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे क्या है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके 7 लेयर होते हैं। कौन कौन से? पहला ये एप्लीकेशन, पहला मतलब 7वां एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के आपके पास 7 लेयर हो जाते हैं, ओएसआई मॉडल के हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 7वें लेयर की, एप्लीकेशन लेयर की, ठीक ना। देखिए 7वां लेयर क्या है आपका, एप्लीकेशन लेयर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग। कहां से कहां चलेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ओएसआई मॉडल की जो 7वीं और सबसे ऊपरी लेयर है उसको बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है, ठीक है। जिससे आप यूजर सीधे तौर पर इंटरेक्ट करते हैं। जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप असल में एप्लीकेशन लेयर का ही उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक, बात समझ में आई हो? मतलब ये है कि जब आप जैसे ही आप जो है इंटरनेट का यूज करते हैं आप अपने सिस्टम पे, तो जो सबसे पहले आपको जो लेयर मिलती है वो कौन सी लेयर मिलती है? एप्लीकेशन लेयर आपको मिलती है, ठीक ना। मतलब जैसे ही आप इंटरनेट का इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको कौन सी लेयर से सामना करना पड़ता है? एप्लीकेशन लेयर से जो है आपका सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका जो मुख्य काम है, एप्लीकेशन लेयर का मुख्य काम जो है वो क्या है। इस लेयर का काम क्या है? डेटा को नेटवर्क पर भेजने के लिए तैयार करना और प्राप्त डेटा को यूजर को दिखाना। ये जो एप्लीकेशन है इसका जो मुख्य काम है कि जैसे ये सिस्टम है इसको जो डेटा मिलता है, ठीक ना, जो डेटा इसको जो है मिलता है, प्राप्त होता है, वो यूजर को क्या करेगा? ये दिखाएगा। यूजर को क्या करेगा? शो करेगा, यूजर को दिखाएगा। और जो भेजना होता है, ठीक ना, जो सेंड करना होता है डाटा, उसको ये क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। उसको ये क्या करता है? प्रिपेयर करता है, ठीक ना। जो डेटा इसको सेंड करना है उसको ये तैयार करता है, और जो डेटा इसको रिसीव होता है वो यूजर को क्या करता है? ये दिखाता है। इसका मुख्य काम यही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल ये क्या चीज होती है? ये जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक ना। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है? अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है, ठीक ना। जैसे मतलब कि एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर,
ठीक है, नेमिंग कर दिया मैं, ठीक, ये ऐसे। तो ये कंप्यूटर को इससे कम्युनिकेट करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, ठीक है, इसको इससे करना, इसको इससे करना, इसको इससे करना है। तो यही जो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल होता है वो क्या करता है, परमिशन करता है। तो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है, ये जो है कंप्यूटरों को एक दूसरे से बात करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस और मैनेजमेंट, FTM, ठीक है, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस और मैनेजमेंट। यह यूजर को रिमोट कंप्यूटर से फाइलें एक्सेस करने और उन्हें मैनेज करने की भी सुविधा को देता है। यहाँ पे आप समझिए, जो रिमोट कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि कोई कहीं पे दूर एक कंप्यूटर है, ठीक ना, जैसे आपका सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं पे दूर दराज क्षेत्रों में एक कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, तो यहाँ से जो है आप इस कंप्यूटर सिस्टम के फाइल को जो है एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक ना। ये जो है इसमें सुविधा प्रदान की गई है एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मेल सर्विसेज। मेल सर्विस के बारे में देखते हैं। ईमेल भेजने और प्राप्त करने का पूरा ढांचा इसी लेयर पर होता है, ठीक। जो आप ईमेल भेजते हैं आप, ठीक है, ईमेल भेजते हैं, मेल भेजते हैं किसी को, ठीक। अब आजकल जो है हम लोग जीमेल देखते हैं, ठीक ना, जीमेल के नाम से होता है वो, ठीक। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो वो मेल भेजते हैं या फिर सेंड करते हैं या फिर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, इसी लेयर पे जो है बेस्ड होता है मेल सर्विस का। किस पे बेस्ड होता है, एप्लीकेशन लेयर पे। किस पे होता है, एप्लीकेशन लेयर पे जो है ये बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर का डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। डायरेक्टरी सर्विसेज क्या है, यह डेटाबेस जैसा काम करती है, ठीक ना। कैसे काम करती है, ये डेटाबेस के जैसे काम करती है, जो नेटवर्क पर मौजूद विभिन्न रिसोर्स और ऑब्जेक्ट्स की जानकारी को रखते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये डायरेक्टरी के जैसे भी काम करती रहती है, जिसमें से जिसको जो चीज चाहिए होती है वो चीज ये इस डायरेक्टरी से जो है निकाल करके उसका जो है यूज कर सकती है, ठीक ना। ये एप्लीकेशन लेयर की खास बात होती है, ठीक ना। डायरेक्टरी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में जो मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं और उनके जो काम है, अब उनका जो है जिक्र किया जा रहा है। ये पूछा जाता है कि ये प्रोटोकॉल किस लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, ये चीज पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पर कई प्रोटोकॉल काम करते हैं जिनके बिना इंटरनेट चलाना क्या होता है, मुमकिन ही नहीं है, ठीक। तो वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, आइए देखते हैं। HTTP, ठीक है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। ये हो गया आपका, ये हो गया HTTPS, ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक। एस मतलब क्या हो जाता है आपका, सिक्योर हो जाता है, ठीक है। वेबसाइट में ब्राउजर पर लोड करने के लिए, जैसे कोई वेबसाइट है, ठीक ना, उसको जो है ब्राउजर पर जो है लोड करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है, ठीक। जैसे अगर बात किया जाए क्रोम पर facebook.com को खोलना, ये जैसे क्रोम क्या हो गया आपका, ठीक, ये ब्राउजर हो गया, ठीक ना। और ये जो facebook.com है, ये क्या है, एक वेबसाइट हो गई। इसको जब हम लोग क्रोम पे खोलते हैं तो वो किसके माध्यम से हो पाता है, HTTP या फिर HTTPS के माध्यम से हो पाता है, ठीक। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक तो क्या है आपका जो है एक सिक्योर लाइन होती है, एक सिक्योर लाइन नहीं होती, ठीक। जिसमें S लगा वो सिक्योर लाइन है, जिसमें S नहीं लगा होता है वो सिक्योर लाइन नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है आपका SMTP, ठीक ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक ना। ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। जो प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने पढ़ा है वहां पे इन सब चीजों का जिक्र किया होगा मैंने, ठीक ना। और वहां पे मैंने बताया था कि ये सब चीजें किस पे पाई जाती हैं, एप्लीकेशन लेयर पे पाई जाती हैं, ठीक ना। तो अब देखिए वो कैसे पाई जा रही हैं, वही चीज है यहाँ पे, ठीक ना। तो एप्लीकेशन लेयर में जो है SMTP भी पाया जाता है। अभी मैंने जिक्र किया था कि ईमेल भेजने में इसका जरूरत पड़ता है, तो वो क्या है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। ईमेल भेजने के लिए जो है इसका यूज करते हैं। POP3 या फिर IMAP, ठीक। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए क्या चीज, ईमेल प्राप्त करने के लिए जो हम लोग POP3 और जो है IMAP का जो है यूज करते हैं, ठीक। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बड़ी फाइलें सर्वर पर अपलोड या फिर डाउनलोड करने के लिए जो हम लोग FTP का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS मतलब डोमेन नेम, ठीक ना, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक। जैसे google.com को IP एड्रेस में बदलने के लिए,
मतलब एक डीएनएस में क्या होता है, एक डोमेन नेम जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है डीएनएस में, ठीक है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया गया google.com, डॉट कॉम ये क्या है, एक डोमेन जैसा हो गया, ठीक ना। .com हो गया, .in हो गया आपका, ठीक। इस तरीके से जो है .in जो चीजें मिलती हैं वो डोमेन नेम के जैसे हो गया। इसके बारे में भी डिटेल भी हम लोग देखेंगे, डोमेन नेम क्या होता है, ये सब कुछ पूरा जानकारी लेंगे। तो आप इतना जानते रहिए कि डोमेन नेम सिस्टम के लिए भी हम लोग एप्लीकेशन लेयर का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए टेलनेट या SSH हो गया, ठीक। किसी दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग जो है इसका यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर का। इसको अभी मैंने बताया हुआ था, रिमोटली कंट्रोल करना है किसी भी सिस्टम को, ठीक, किसी दूरस्थ सिस्टम से, तो वहां पे हम लोग टेलनेट या फिर SSH का जो है यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या क्या यूज करते हैं भैया हम लोग देख लीजिए। HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, FTP, DNS, टेलनेट, SH, ठीक। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझना चाहें तो कैसे, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, जो एप्लीकेशन लेयर है ये क्या करती है, जैसे ही आप व्हाट्सएप खोलते हैं और टाइप करना जो है शुरू करते हैं, आप एप्लीकेशन लेयर पर हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और उसमें टाइप करते हैं कुछ, तो आप समझिए कि आप किस पे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे हैं, ठीक है ना। यहाँ व्हाट्सएप का एक सॉफ्टवेयर और उसके प्रोटोकॉल क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है और उसका जो प्रोटोकॉल होता है SMTP, जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वो चीज क्या हो जाता है आपका एक्टिवेट हो जाता है, प्रोटोकॉल जो है सक्रिय हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, रिक्वेस्ट, ठीक। जब आप सेंड दबाते हैं तो जो एप्लीकेशन लेयर है उस मैसेज को डेटा में कन्वर्ट करके जो है कन्वर्ट करती है या फिर स्टार्ट करती है, मतलब तैयार करती है, और नीचे की लेयर्स में क्या करती है, भेज देती है। जैसे प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, सेशंस लेयर हो गया, जो 6 के 6 लेयर उसके नीचे होते हैं उसमें भेज देती है, ठीक है। उसके बाद जब ये जो मैसेज है दूसरी तरफ प्राप्त होता है, तो जब आपके दोस्त को ये मैसेज मिलता है तो उसके फोन का जो एप्लीकेशन लेयर है उस डेटा को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट मैसेज में बदल करके स्क्रीन पर दिखा देता है, ठीक है। किस पे दिखा देगा, वो टेक्स्ट मैसेज में जो है बदल करके स्क्रीन को दिखा देता है, ठीक। ये हो जाता है पूरा का पूरा एक रियल लाइफ में जो है एग्जांपल हो जाता है इसका एप्लीकेशन लेयर का, ठीक है। पहले क्या करता है, जब आप जो है भेजते हैं किसी मैसेज को व्हाट्सएप पे से स्टार्ट करते हैं टाइप करना, तो वो क्या करता है, अब आप उस समय एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। जैसे ही आप जो है व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल उसका जो है फिर सक्रिय हो जाता है। जब जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो आप समझिए कि एप्लीकेशन लेयर पे उस समय है और उसमें जो प्रोटोकॉल होता है मैसेज भेजने वाला, वो चीज आपका एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे आप सेंड दबाते हैं तो एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, उस मैसेज को डेटा के रूप में कन्वर्ट करने की तैयारी करता है और नीचे के लेयर्स को में भेज देता है। और जब डेटा जो है उस चला जाता है, आपके दोस्त को जब मैसेज मिल जाता है, तो उस फोन में जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो क्या करता है, उस डेटा को टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पर दिखा देता है। अब इस एप्लीकेशन लेयर की जो है कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। यह यूजर और नेटवर्क के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बैठाता, सेट करता है। यह तय करती है कि कौन से रिसोर्स उपलब्ध हैं और उनके साथ कैसे जुड़ना है, ठीक है। यह डेटा की शुद्धता की जांच नहीं करता है, मतलब डेटा जो एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट है, उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, वो ये जो है एप्लीकेशन लेयर इसके बारे में बिल्कुल भी आपको नहीं बताता, कुछ नहीं बताता है। ये जो एक्यूरेसी का काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, उसके बारे में आगे चल करके हम लोग देखेंगे। बस इतना समझिए कि ये जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो यूजर और नेटवर्क के बीच में एक इंटरफेस के जैसे काम करता है। ये क्या करता है कि ये जो है इतना बताता है कि कौन सा रिसोर्स जो है उपलब्ध है और उनके साथ कैसे जो है कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनके साथ जुड़ना है, ठीक है। बस ये इतने चीज को ये बताता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करती है, डेटा को जो है ये पेश करती है। तो अब देखते हैं हम लोग लेयर नंबर 6, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक ना। लेयर नंबर 6 है, ये कौन सा लेयर है आपका, प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है, इस लेयर को हम लोग जो है ट्रांसलेटर भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेटर भी बोला जाता है, ठीक ना। इसका जो काम होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करने का भी इसका काम होता है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन लेयर को ही क्या बोला जाता है, ट्रांसलेटर
भी बोला जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य काम है यह सुनिश्चित करना है कि जो डेटा भेजा गया है या जो डेटा भेजा जा रहा है उसमें रिसीवर का कंप्यूटर सही तरीके से समझ पा रहा है या फिर पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, ठीक, मतलब ये कि जैसे क्या हुआ कि एक जगह से डेटा निकल रहा है, दूसरी जगह पे डेटा पहुंच रहा है, तो वो सही तरीके से पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा है, ये देखने का काम कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर करता है। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? ये वो चीज देखता है कि जो आपका जो है रिसीवर वाला कंप्यूटर है वो चीजों को सही से समझ पा रहा है या फिर पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है यहाँ पे। ठीक है, इसे जो है सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यह डेटा के फॉर्मेट और स्ट्रक्चर पर काम करती है। ठीक ना, ये किस पे काम करती है? जो डेटा होता है आपका उसके फॉर्मेट पे और उसके स्ट्रक्चर पर यह जो है काम करती है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? सिंटैक्स लेयर भी बोला जाता है। ठीक, अब देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के 3 मुख्य काम कौन कौन से हैं। सबसे पहला काम ट्रांसलेशन। अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई ASCII इस्तेमाल करता है तो कोई जो है EBCDIC इस्तेमाल करता है। मतलब ये समझिए कि ढेर सारे कंप्यूटर हैं और वो कंप्यूटर जो है अलग अलग चीज़ों पे जो है बेस्ड है, अलग अलग कोडिंग पे वो बेस्ड है। ठीक, अलग अलग कोडिंग की चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं, तो उसको ये जो है आसान करता है समझने के लिए, जो है ये आसान करता है। ट्रांसलेशन का जो है वहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, मतलब यही एक काम में देखिए, यह डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में बदल देती है ताकि भेजने वाला और पाने वाला दोनों एक ही भाषा समझ सकें। ठीक है, ये क्या करती है? एक फॉर्मेट में, एक कॉमन फॉर्मेट में चीजों को बदल देती है ताकि भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों ही क्या कर सके? भाषा को समझ सके। इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए ये पूछा जाता है इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है। ठीक है, यह सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी लेयर माना जाता है। ठीक है, इंक्रिप्शन क्या होता है? भेजने वाले के कंप्यूटर पर डेटा को एक गुप्त कोड में बदल दिया जाता है। ठीक ना, भेजने वाले के कंप्यूटर पर डेटा को एक गुप्त कोड में बदल दिया जाता है। जैसे आपके पासवर्ड को आप कभी देखेंगे, आपके पासवर्ड को कुछ इस तरीके से जो है स्टार 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 करके जो है या फिर अजीब कोड में जो है दिखाता है। ठीक ना, इसका मतलब ये है कि जो चीज भेज रहे हैं वो सिर्फ आपको पता है और उसके अंदर जो भी कुछ भी है और किसी को चीजें नहीं पता। ठीक, तो वही क्या कर रहा है? वो इनक्रिप्ट कर रहा है चीजों को। क्या कर रहा है? वो इनक्रिप्ट कर दे रहा है। ठीक ना, अब डिक्रिप्शन की मैं बात करूं, डिक्रिप्शन की, तो रिसीवर के पास पहुंचने पर उस गुप्त कोड को वापस असली डेटा में बदल दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको लिखा मैथियापा, मैथियापा जो है करके मैंने जो है आपको टेक्स्ट किया, तो जब ये मैथियापा मैंने लिखा मुझे दिख रहा है, लेकिन जब ये यहां से जैसे ही सेंड होगा तो ये क्या होगा? स्टार स्टार के फॉरवर्ड में ये बनता चला जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से ये जो है इस तरीके से कुछ अजीब ही इसमें जो है स्टार ना कहकर कुछ अजीब कोड में बन जाएगा, हैज में बन जाएगा, किसी और ऐसे कोड में बन जाएगा जिसको जो है कोई और थर्ड पार्टी जो है उसको जो है समझ ही नहीं पाएगी। इस तरीके से एक गुप्त कोड में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जब ये रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है तो ये जो मैथियापा लिखा है वही चीज फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है? आपको मिल जाता है। मैथियापा यहाँ पे क्या है? चीजें आपको जो है फिर से मिल जाती हैं। तो वही जो ये आपको यहाँ मैथियापा मिला, ये जो आपका स्टार था इसको क्या किया गया? डी इनक्रिप्ट किया गया। डी इनक्रिप्ट किया गया, इसी को बोला जाता है डिक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक ना, इसे क्या बोला जाता है? डिक्रिप्शन। मतलब रिसीवर के पास पहुंचने पर उस गुप्त कोड को वापस असली डेटा में बदल दिया जाता है और डिक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, इनक्रिप्शन क्या होता है? इसको जो है किसी लेटर को, किसी मैसेज को जो है किसी गुप्त कोड में बदलना इनक्रिप्शन है। ठीक, और उस गुप्त कोड को जो है उस फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, कंप्रेशन देख लेते हैं क्या होता है। जब हम बड़ी फाइलें, जैसे बहुत बड़ी फाइल है, मान लीजिए कि 20 MB हो गया। ठीक ना, 20 MB का कुछ आपके पास कंटेंट है। ठीक, अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या हो गया? आप उसको दबा रहे हैं। ठीक ना, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस मतलब दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? उसका साइज यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। ठीक ना, स्मॉल हो रहा है, तो ये 20 MB से घट करके क्या हो गया? आपका 1 MB आ गया। ठीक ना, 1 MB आ गया। तो अब देखिए ये जो डेटा है आपका छोटा हो गया, साइज में क्या हो गया? छोटा हो गया, स्पेस भी कम लेगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो जब हम बड़ी फाइलें इंटरनेट पर भेजते हैं तो यह लेयर
उन्हें छोटा कर देती है, ठीक ना, वही कहलाता आपका कंप्रेशन कहलाता है। ठीक, इसका जो फायदा है वो क्या चीज होता है उसको देख लेते हैं। इससे जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है आपकी बचती है, और डेटा क्या होता है जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। ठीक, जैसे जिप फाइल या फिर वीडियो कॉल के दौरान डेटा का छोटा करना, ठीक ना, जिप फाइल के दौरान या फिर वीडियो कॉल के दौरान डेटा को छोटा करना, ये क्या कहलाता है आपका कंप्रेशन में आता है। ठीक है, अब देखिए डेटा का जो फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं हम लोग। प्रेजेंटेशन लेयर तय करती है कि डेटा किस रूप में दिखेगा, ठीक ना, जो डेटा का फॉर्मेट होता है वो किस रूप में आपको दिखेगा ये कौन डिसाइड करता है, प्रेजेंटेशन लेयर ही डिसाइड करता है, क्योंकि इसको चीजों को प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, ट्रांसलेट करना है, तो ये कौन बताएगा आपका प्रेजेंटेशन लेयर ही बताएगा। ठीक, जैसे टेक्स्ट है ASCII EFCDIC, ठीक, इमेजेस है JPEG के फॉर्मेट में, PNG के फॉर्मेट में, GIF के फॉर्मेट में, TIFF के फॉर्मेट में, ऑडियो वीडियो MPEG MP3 MP4 AVI, ठीक, इस फॉर्मेट में जो है आपको ऑडियो वीडियो दिखाई देगा, इस फॉर्मेट में जो है आपको जो है इमेजेस दिखाई देंगे, इस फॉर्मेट में जो है आपको टेक्स्ट दिखाई देता है, ठीक ना, ये टेक्स्ट के क्या है एक फॉर्मेट है, ठीक ना, बोलते हैं ना JPG फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में हमको इमेज चाहिए, जैसे कोई फोटो आप अपलोड करते हैं तो बोलते हैं ना JPG फॉर्मेट में इमेज जो है अपलोड करी। आइए एक बार देख लेते हैं एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या अंतर है एग्जांपल के साथ, ठीक ना, उदाहरण से एक समझते हैं। देखिए जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करती है, जैसे आपने व्हाट्सएप को ओपन किया, व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज लिखा, हेलो लिखा, ठीक ना, हेलो लिखा, या फिर आपने जो है उस पे क्या लिखा, मैथियापा लिखा, क्या लिखा, मैथियापा लिखा, ठीक ना, ठीक, तो ये एप्लीकेशन पे आपने जो है मैसेज टाइप कर दिया। ठीक, जब आप वहां से सेंड करते हैं तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है फिर इसका काम शुरू हो जाता है, ये क्या करेगा, हेलो हो गया या फिर जो भी आपने यहाँ पे मैसेज टाइप किया है, जैसे मैथियापा टाइप किया है, तो ये क्या हेलो या फिर मैथियापा लिखा है, उसको ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करने वाला है, प्रेजेंटेशन लेयर ये क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक ना, बाइनरी में 0101 में इस तरीके से जो है वो कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। ठीक, तो उसी को क्या बोला जाता है, इनक्रिप्ट किया गया है, ठीक ना, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि कोई हैकर इसे जो है पढ़ ना सके। ठीक है, और अगर आपने साथ में फोटो भी भेजी है तो उसे क्या कर देता है, वो कंप्रेस कर देता है, छोटा कर देता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है और प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, इन दोनों को जो है हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक, अब आगे जो लेयर आएगा उसका जो काम होगा इसी के साथ लिंक करके जोड़ेंगे हम लोग। तो अब आइए देखते हैं आगे, इसमें जो मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। हालांकि यह लेयर बैकग्राउंड में काम करती है लेकिन इसके कुछ खास हिस्से भी होते हैं, कौन कौन से हैं। पहला SSL, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं, ठीक ना, SSL मतलब सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक, SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक, वेबसाइट्स को सुरक्षित करने के लिए हम लोग SSL का यूज करते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज करते हैं। ठीक है, TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक, क्या चीज़, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये डेटा को सुरक्षा के लिए जो है आधुनिक तरीका माना जाता है TLS को। TLS क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसको जो है डेटा का सुरक्षा करने का जो है आधुनिक तरीका TLS को माना जाता है। ठीक, MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ईमेल में फ़ोटो या फिर वीडियो भेजने के लिए हम लोग MIME का यूज करते हैं। ठीक है, अब लेयर नंबर 5 आ जाती है आपके पास, जिसको हम लोग बोलते हैं सेशन लेयर, इसको जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं पर रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज़।